मैं जो भी कह रहा हूं, कान खोल करके ये बात सुन लीजिए, मैं जो भी कह रहा हूं यही कहना ही लेफ्ट होना होता है। इस बात को आप समझिए। लेफ्ट होने का क्या मतलब है? लेफ्ट होने का यह मतलब नहीं है कि आप ताकत के सामने बिछ गए। आजकल लोग सत्ता के सामने खड़े नहीं हैं, पांव में लेट गए हैं। कहते हैं ना प्रधानमंत्री कि गांधी जी भी पूंजीपति के साथ खड़े हुए थे, लेकिन माननीय मोदी जी आप तो लेट गए हैं उनके सामने। और असली ताकत जिसके पास है उसका उदाहरण आप देखिए कि किस तरीके से तमाम चीजों में आपको असली ताकत नजर आएगी। देश की प्रधानमंत्री के पीठ के ऊपर एक कॉरपोरेट हाउस का हाथ है। ऐसा संभव था पहले? किसी को मजाल थी कि नेहरू के पीठ पे कोई हाथ रख देता, गांधी जी के पीठ पे कोई हाथ रख देता? यह कैसे हुआ है? यह इसलिए हुआ है कि हमने सत्ता से सवाल पूछना बंद कर दिया है। हम सत्ता से सवाल पूछेंगे और यदि हमारे सवाल में दम होगा तो हमारी विचारधारा भी कमजोर नहीं होगी, क्योंकि सवाल पूछने का साहस और समझ विचारधारा से आती है। अगर आपको लगता है कि मेरे सवालों में दम है तो वो हमारी विचारधारा की सीख है। इसीलिए मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूं कि ताकतवर के सामने झुकना नहीं चाहिए। ताकत में शामिल होकर के तो कोई भी अपना कैरियर बना लेगा। हम कैरियर बनाने के लिए नहीं आए हैं, देश बचाने के लिए आए हैं। और हमारे यहाँ के एक कवि हैं बेगूसराय के, उन्होंने लिखा है, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल ना हो काटा, उस पथ में बिखरे शूल ना हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। नहीं, और एक सवाल, जैसे कि एक बहुत बड़ा एक स्लोगन आप यूज करते हो, इसको बोलते हैं आज़ादी, जिसको आपने जेएनयू में काफी इससे सरसा भी हुए। तो आपको एक्चुअली आज़ादी किससे चाहिए? क्योंकि ये बहुत ही बड़ा ये है कि कल मैंने फेसबुक में देखा, मेरे को भी बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है कि आपने टुकड़े टुकड़े गैंग को बुला के अपने आप को टुकड़े टुकड़े गैंग पे शामिल हो गए। आपको किससे आज़ादी चाहिए? तो मैंने ये आज़ादी जो है आप एक बार बता दीजिए, किससे आज़ादी चाहिए आपको? देखिए, बोले एक सवाल पूछेंगे और दो मिक्स कर दिए हैं। ठीक है, एक तो है आज़ादी और दूसरा है टुकड़ा टुकड़ा। आज़ादी के नारों के संबंध में एक बात मैं आपको बता देता हूं कि ये नारा मेरा नहीं है। इस देश के भीतर सबसे पहले जो एक कल्चरल मूवमेंट हुआ था, जिस मूवमेंट को लीड करते थे इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन के लोग, और जिसके मेंबर हुआ करते थे भूपेन हजारिका, यह मैं आपको बता देता हूं, और तमाम तरीके के लोग, बलराज साहनी, कैफी आजमी, वो सारे लोग उस जमाने के वो इप्टा के मेंबर हुआ करते थे। तो ये नारा दरअसल इप्टा का नारा है, और इप्टा जो है आज़ादी के दौर से ही ये नारा गा रहा है। जब देश 1947 में आज़ाद हो गया तो इस नारे का अर्थ जो है वो बदल गया। पहले आज़ादी चाहिए थी अंग्रेजों से, और जब देश आज़ाद हो गया तो जो देश के भीतर समस्याएं हैं उनसे आज़ादी चाहिए। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि देश से आज़ादी नहीं चाहिए, देश में आज़ादी चाहिए। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे समुदाय के लोग हैं जिनको अलग अलग तरह की समस्याओं से आज़ादी चाहिए। जैसे जब आप औरत की बात करेंगी तो औरत को स्वाभाविक रूप से पेट्रियार्की से आज़ादी चाहिए, पितृसत्ता से आज़ादी चाहिए, पुरुषवादी मानसिकता से आज़ादी चाहिए। जो नौजवान हैं उनको बेकारी से आज़ादी चाहिए, जो गरीब हैं उनको गरीबी से आज़ादी चाहिए। हमारे समाज की जो अलग अलग तरह की समस्याएं हैं उससे हम आज़ादी चाहते हैं। और एक उदाहरण और मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए कि ये स्कूल है, इस स्कूल को यदि रोज झाड़ू ना दिया जाए, समय समय पे यदि इसको पेंट ना कराया जाए, इसके बागों में बगीचों में यदि पानी ना डाला जाए तो स्कूल खूबसूरत रहेगा? आज़ादी हमको 1947 में मिल गई, लेकिन अगर हम गुलामी की मानसिकता को हरा करके रखना चाहते हैं, हमको हर वक्त आज़ादी की बात करते रहनी पड़ेगी, वरना आज़ादी हार जाएगी और गुलामी जीत जाएगा। ये बात हमको समझना चाहिए। आपके पिताजी ने आपको स्कूटी दे दिया, लेकिन उस स्कूटी में रोज तेल आप भरवाते हैं ना। इस देश के आज़ादी को यदि हम अक्षुण्ण रखना चाहते हैं तो हमको इस देश के भीतर जो बची हुई गुलामी है उसके खिलाफ आज़ादी के तराने को गाना होगा। लेकिन बहुत चालाकी से इन्होंने इसका अर्थ बदल दिया है, और ये अर्थ इसलिए बदला है कि इनको इन सवालों से डर लगता है। पहले कहा जाता था
आजादी गैंग। अब मैं आपके दूसरे सवाल के जवाब पे आ रहा हूं। जब देखा कि आजादी बहुत अपीलिंग है, अब रैप वैप बन गया है, यूथ सब जो है उस पर डांस करता है डीजे पार्टी में, हर प्रोटेस्ट में लोग इसको गाने लगे, तो इन्होंने यहां भी गोल पोस्ट शिफ्ट कर दिया है। पहले आजादी गैंग कहते थे, आजकल टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं। कहते हैं ना, जिसकी जैसी मति उसको वैसी माया दिखती है। ये खुद जो है, ये खुद अंग्रेजों के टुकड़ों पे पले हैं, वहां भी टुकड़ा था। आजकल अंबानी और अदानी के टुकड़ों पे पल रहे हैं, यहां भी टुकड़ा है, इसलिए इनको टुकड़ा टुकड़ा दिखाई देता है। जो खुद टुकड़ों पे पलते हैं उनको दूसरे आदमी के सवाल टुकड़े टुकड़े गैंग के सवाल दिखाई देते हैं। और जहां तक रही बात टुकड़े टुकड़े करने की, हाँ हम करना चाहते हैं। इस देश में गरीबी का टुकड़ा टुकड़ा करना चाहते हैं, इस देश में बेकारी और भूखमरी का टुकड़ा टुकड़ा करना चाहते हैं, इस देश में जो पितृसत्ता है जिसको पेट्रियार्की कहते हैं हम उसको टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, इस देश के भीतर सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म और कास्टिज्म का टुकड़ा टुकड़ा करना चाहते हैं। अगर हमको करना ही होगा तो हम ये करेंगे, देश से नहीं देश में आजादी चाहिए। करंट इशू है सिटीजन बिल 216, इसके सिटीजन अमेंडमेंट बिल एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक्चुअली मोर इंटरेस्टिंगली दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंशियल जो कैंडिडेट है डुप्लीकेट सर्टिफिकेट। आवाज आ रही है? हाँ। अच्छा, पहला सवाल जो आपने पूछा है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो मौजूदा इलेक्टेड प्रेसिडेंट है उसकी डिग्री में, इस संबंध में एक कहावत मुझे याद आ रही है कि पूत के लक्षण जो हैं वो पालने में ही दिखाई दे देते हैं। जब जिनके नेता का ही डिग्री असली नहीं हो तो जो वैसा बनना चाहता है उससे तो हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर का, लैकुना का सवाल है, इसको हमको समझना चाहिए कि आप स्क्रूटनी करते हैं। जब आप चुनाव लड़ते हैं तो यूनिवर्सिटी का काम है स्क्रूटनी करना। आखिर दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वो स्क्रूटनी क्यों नहीं कर पाई, तो ये बात भी आप समझ लीजिए। जब प्रधानमंत्री का डिग्री नहीं दे रही है तो इसका स्क्रूटनी कैसे करेगी? ये सब खेल है, सब गोलमाल है, इसको आप समझ लीजिए। और दूसरा जो आप सवाल पूछ रहे हैं सिटीजनशिप के बारे में, मैं ईमानदारी से स्वीकार कर लेता हूँ, ठीक है। टिपिकल नेता की तरह हर बात पे जो है झूठ बोलना जरूरी नहीं है। मुझे इस सवाल का जवाब बिल्कुल नहीं पता है, लेकिन इस सवाल से इतर मैं एक बात आपको कह देता हूँ, आप इससे सहमत और असहमत हो सकते हैं। मेरी राय में, मैं उस सवाल का जवाब नहीं दे रहा हूँ, मुझे मालूम ही नहीं है उसके बारे में, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि सिटीजन्स को लेकर के जब लीगल और इलीगल कुछ कहा जाता है ना, तो मुझे बड़ा अजीब लगता है। इसलिए लगता है कि ये लीगल और इलीगल जो है हम मानवों की बनाई हुई चीज है। नेचर की नजर में कोई लीगल और इलीगल नहीं होता है, सब इंसान होते हैं, यही ह्यूमन राइट का बेसिस होता है। पूछा जाता है सबसे, तो सर वो नेशनलिज्म और जो आज़ादी के समय में नेशनलिज्म थी, वो दोनों में क्या फ़र्क है आपके हिसाब से? और एक लोकतंत्र में क्या किसी को भी हक होना चाहिए किसी की नेशनलिज्म पे संदेह करने का, या पूछने का, या दिखाने का कि तुम्हारे पास कितना नेशनलिज्म है, हमसे ज़्यादा है या हमसे कम है? ओके, पहले का नेशनलिज्म और 2014 के बाद वाला नेशनलिज्म क्या फ़र्क है? क्विकली देखिए, 2014 के बाद जो ये नेशनलिज्म का लोगों का टेस्ट किया जा रहा है, ये तो मुझे कई बार लगता है कि लॉयल्टी टेस्ट टाइप का कोई चीज है। माने क्या है नेशनलिज्म? नेशनलिज्म कोई बुखार है क्या कि आप थर्मामीटर लगा करके चेक कर लेंगे कि 102 डिग्री है, नहीं 98 डिग्री है? ये मैं बार बार कह रहा हूं कि ये पूरा का पूरा अटेम्प्ट ही इसलिए है ताकि इस देश के लोगों के असली सवाल को गुमराह कर दिया जाए। नेशनलिज्म होता है, और मैं नेशनलिज्म के संबंध में एक बात कह देता हूं। फॉर मी बीइंग नेशनलिस्ट, मुझे अगर कोई कहे कि आप नेशनलिस्ट हैं तो मैं उससे हाथ जोड़ करके कहूंगा कि मुझे पेट्रियाटिक बोलो, मुझे ये शब्द ज़्यादा पसंद है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो अंडरस्टैंडिंग है उससे मैं ये बात बोलता हूं। इस देश के संविधान का पहला आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट आर्टिकल क्या कहता है? कि भारत राज्यों का संघ है, इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स। उसमें तो नहीं कहा गया है कि इंडिया इज ए नेशन। ये जो कॉन्सेप्ट है भारत में नेशनलिज्म का और यूरोप में जो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है, इसमें भारी अंतर है। भारत के भीतर अलग अलग तरीके की नेशनलिटीज हैं, और इसीलिए आप देखेंगे कि आसाम में लोगों का अलग झंडा होगा,
तो वो तिरंगा भी फहराएंगे और असम का भी अपना झंडा फहराएंगे। कर्नाटक में भी ऐसा होता है। हमारी जो है बोली भी अलग अलग होती है। राष्ट्रीय स्तर पर एक लैंग्वेज होगा और हमारे राज्य के स्तर पर एक अलग लैंग्वेज होगा। तो ये जो हमारी डाइवर्सिटी है, इस डाइवर्सिटी के चलते हम जो है कंट्रोल सी और कंट्रोल वी नहीं कर सकते हैं यूरोप के नेशनलिज्म के साथ। हमारा नेशनलिज्म जो है बिल्कुल अलग है। और यही जो हमारी डाइवर्सिटी है, हमारा जो नेशनलिज्म का डिस्कोर्स इतना डाइवर्स है, उसको श्रिंक करने के लिए, उसको छोटा करने के लिए और हमारे ऊपर वननेस थोपने के लिए इस तरीके का बाइनरी क्रिएट किया जा रहा है। 2014 के बाद जो परिस्थिति पैदा हुई है, जिसमें हर सवाल पे आपसे पूछा जाता है कि आप नेशनलिस्ट हैं कि नहीं हैं, ये दरअसल हमारे सवालों को गुमराह करने के लिए है। और जो सवाल ये पूछ रहे हैं उनसे पलट करके पूछिएगा कि राफेल डील में जो करप्शन हुआ है, ये नेशनलिस्ट करप्शन है या एंटी नेशनलिस्ट करप्शन है। Okay. मैं जो भी कह रहा हूं, कान खोल करके ये बात सुन लीजिए, मैं जो भी कह रहा हूं यही कहना ही लेफ्ट होना होता है। इस बात को आप समझिए। लेफ्ट होने का क्या मतलब है? लेफ्ट होने का यह मतलब नहीं है कि आप ताकत के सामने बिछ गए। आजकल लोग सत्ता के सामने खड़े नहीं हैं, पांव में लेट गए हैं। कहते हैं ना प्रधानमंत्री कि गांधी जी भी पूंजीपति के साथ खड़े हुए थे, लेकिन माननीय मोदी जी आप तो लेट गए हैं उनके सामने। और असली ताकत जिसके पास है उसका उदाहरण आप देखिए कि किस तरीके से तमाम चीजों में आपको असली ताकत नजर आएगी। देश की प्रधानमंत्री के पीठ के ऊपर एक कॉरपोरेट हाउस का हाथ है। ऐसा संभव था पहले? किसी को मजाल थी कि नेहरू के पीठ पे कोई हाथ रख देता, गांधी जी के पीठ पे कोई हाथ रख देता? ये कैसे हुआ है? ये इसलिए हुआ है कि हमने सत्ता से सवाल पूछना बंद कर दिया है। हम सत्ता से सवाल पूछेंगे और यदि हमारे सवाल में दम होगा तो हमारी विचारधारा भी कमजोर नहीं होगी, क्योंकि सवाल पूछने का साहस और समझ विचारधारा से आती है। अगर आपको लगता है कि मेरे सवालों में दम है तो वो हमारी विचारधारा की सीख है। इसीलिए मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूं कि ताकतवर के सामने झुकना नहीं चाहिए। ताकत में शामिल होकर के तो कोई भी अपना कैरियर बना लेगा। हम कैरियर बनाने के लिए नहीं आए हैं, देश बचाने के लिए आए हैं। और हमारे यहाँ के एक कवि हैं बेगूसराय के, उन्होंने लिखा है, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल ना हो काटा, उस पथ में बिखरे शूल ना हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। नहीं, और एक सवाल, जैसे कि एक बहुत बड़ा एक स्लोगन आप यूज करते हो, इसको बोलते हैं आज़ादी, जिसको आपने जेएनयू में काफी इससे सरसा भी हुए। तो आपको एक्चुअली आज़ादी किससे चाहिए? क्योंकि ये बहुत ही बड़ा ये है कि कल मैंने फेसबुक में देखा, मेरे को भी बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है कि आपने टुकड़े टुकड़े गैंग को बुला के अपने आप को टुकड़े टुकड़े गैंग पे शामिल हो गए। आपको किससे आज़ादी चाहिए? तो मैंने ये आज़ादी जो है आप एक बार बता दीजिए, किससे आज़ादी चाहिए आपको? देखिए, बोले एक सवाल पूछेंगे और दो मिक्स कर दिए हैं। ठीक है, एक तो है आज़ादी और दूसरा है टुकड़ा टुकड़ा। आज़ादी के नारों के संबंध में एक बात मैं आपको बता देता हूं कि ये नारा मेरा नहीं है। इस देश के भीतर सबसे पहले जो एक कल्चरल मूवमेंट हुआ था, जिस मूवमेंट को लीड करते थे इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन के लोग, और जिसके मेंबर हुआ करते थे भूपेन हजारिका, यह मैं आपको बता देता हूं, और तमाम तरीके के लोग, बलराज साहनी, कैफी आजमी, वो सारे लोग उस जमाने के वो इप्टा के मेंबर हुआ करते थे। तो ये नारा दरअसल इप्टा का नारा है, और इप्टा जो है आज़ादी के दौर से ही ये नारा गा रहा है। जब देश 1947 में आज़ाद हो गया तो इस नारे का अर्थ जो है वो बदल गया। पहले आज़ादी चाहिए थी अंग्रेजों से, और जब देश आज़ाद हो गया तो जो देश के भीतर समस्याएं हैं उनसे आज़ादी चाहिए। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि देश से आज़ादी नहीं चाहिए, देश में आज़ादी चाहिए। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे समुदाय के लोग हैं जिनको अलग अलग तरह की समस्याओं से आज़ादी चाहिए। जैसे जब आप औरत की बात करेंगी तो औरत को स्वाभाविक रूप से पेट्रियार्की से आज़ादी चाहिए, पितृसत्ता से आज़ादी चाहिए, पुरुषवादी मानसिकता से आज़ादी चाहिए।
जो नौजवान हैं उनको बेकारी से आज़ादी चाहिए, जो गरीब हैं उनको गरीबी से आज़ादी चाहिए। हमारे समाज की जो अलग अलग तरह की समस्याएं हैं उससे हम आज़ादी चाहते हैं। और एक उदाहरण और मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कि ये स्कूल है, इस स्कूल को यदि रोज झाड़ू ना दिया जाए, समय समय पे यदि इसको पेंट ना कराया जाए, इसके बागों में बगीचों में यदि पानी ना डाला जाए, तो स्कूल खूबसूरत रहेगा। आज़ादी हमको 1947 में मिल गई, लेकिन अगर हम गुलामी की मानसिकता को हरा करके रखना चाहते हैं, हमको हर वक्त आज़ादी की बात करते रहनी पड़ेगी, वरना आज़ादी हार जाएगी और गुलामी जीत जाएगा। ये बात हमको समझना चाहिए। आपके पिताजी ने आपको स्कूटी दे दिया, लेकिन उस स्कूटी में रोज तेल आप भरवाते हैं ना। इस देश के आज़ादी को यदि हम अक्षुण्ण रखना चाहते हैं, तो हमको इस देश के भीतर जो बची हुई गुलामी है उसके खिलाफ आज़ादी के तराने को गाना होगा। लेकिन बहुत चालाकी से इन्होंने इसका अर्थ बदल दिया है, और ये अर्थ इसलिए बदला है कि इनको इन सवालों से डर लगता है। पहले कहा जाता था आज़ादी गैंग। अब मैं आपके दूसरे सवाल के जवाब पे आ रहा हूँ। जब देखा कि आज़ादी बहुत अपीलिंग है, अब रैप वैप बन गया है, यूथ सब जो है उस पर डांस करता है डीजे पार्टी में, हर प्रोटेस्ट में लोग इसको गाने लगे, तो इन्होंने यहाँ भी गोल पोस्ट शिफ्ट कर दिया है। पहले आज़ादी गैंग कहते थे, आजकल टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं। कहते हैं ना, जिसकी जैसी मति उसको वैसी माया दिखती है। ये खुद जो है, ये खुद अंग्रेजों के टुकड़ों पे पले हैं, वहाँ भी टुकड़ा था। आजकल अंबानी और अदानी के टुकड़ों पे पल रहे हैं, यहाँ भी टुकड़ा है, इसलिए इनको टुकड़ा टुकड़ा दिखाई देता है। जो खुद टुकड़ों पे पलते हैं उनको दूसरे आदमी के सवाल टुकड़े टुकड़े गैंग के सवाल दिखाई देते हैं। और जहाँ तक रही बात टुकड़े टुकड़े करने की, हाँ हम करना चाहते हैं। इस देश में गरीबी का टुकड़ा टुकड़ा करना चाहते हैं, इस देश में बेकारी और भूखमरी का टुकड़ा टुकड़ा करना चाहते हैं, इस देश में जो पितृसत्ता है जिसको पेट्रियार्की कहते हैं हम उसको टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, इस देश के भीतर सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म और कास्टिज्म का टुकड़ा टुकड़ा करना चाहते हैं। अगर हमको करना ही होगा तो हम ये करेंगे, देश से नहीं देश में आज़ादी चाहिए। करंट इशू है सिटीजन बिल 216। इसके सिटीजन अमेंडमेंट बिल एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक्चुअली मोर इंटरेस्टिंगली दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंशियल जो कैंडिडेट है डुप्लीकेट सर्टिफिकेट। आवाज आ रही है? हाँ। अच्छा, पहला सवाल जो आपने पूछा है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो मौजूदा इलेक्टेड प्रेसिडेंट है उसकी डिग्री में, इस संबंध में एक कहावत मुझे याद आ रही है कि पूत के लक्षण जो हैं वो पालने में ही दिखाई दे देते हैं। जब जिनके नेता का ही डिग्री असली नहीं हो तो जो वैसा बनना चाहता है उससे तो हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर का, लेकुना का सवाल है। इसको हमको समझना चाहिए कि आप स्क्रूटनी करते हैं, जब आप चुनाव लड़ते हैं तो यूनिवर्सिटी का काम है स्क्रूटनी करना। आखिर दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वो स्क्रूटनी क्यों नहीं कर पाई, तो ये बात भी आप समझ लीजिए। जब प्रधानमंत्री का डिग्री नहीं दे रही है तो इसका स्क्रूटनी कैसे करेगी? ये सब खेल है, सब गोलमाल है, इसको आप समझ लीजिए। और दूसरा जो आप सवाल पूछ रहे हैं सिटीजनशिप के बारे में, मैं ईमानदारी से स्वीकार कर लेता हूँ। ठीक है, टिपिकल नेता की तरह हर बात पे जो है झूठ बोलना जरूरी नहीं है। मुझे इस सवाल का जवाब बिल्कुल नहीं पता है, लेकिन इस सवाल से इतर मैं एक बात आपको कह देता हूँ, आप इससे सहमत और असहमत हो सकते हैं। मेरी राय में, मैं उस सवाल का जवाब नहीं दे रहा हूँ, मुझे मालूम ही नहीं है उसके बारे में, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि सिटीजन्स को लेकर के जब लीगल और इलीगल कुछ कहा जाता है ना, तो मुझे बड़ा अजीब लगता है। इसलिए लगता है कि ये लीगल और इलीगल जो है हम मानवों की बनाई हुई चीज है। नेचर की नज़र में कोई लीगल और इलीगल नहीं होता है, सब इंसान होते हैं, यही ह्यूमन राइट का बेसिस होता है। पूछा जाता है सबसे, तो सर वो नेशनलिज्म और जो आज़ादी के समय में नेशनलिज्म थी, वो दोनों में क्या फ़र्क है आपके हिसाब से? और एक लोकतंत्र में क्या किसी को भी हक होना चाहिए किसी की नेशनलिज्म पे संदेह करने का, या पूछने का, या दिखाने का कि तुम्हारे पास कितना नेशनलिज्म है, हमसे ज़्यादा है या हमसे कम है? ओके, पहले का नेशनलिज्म और 2014 के बाद वाला नेशनलिज्म क्या फ़र्क है? क्विकली देखिए, 2014 के बाद जो ये नेशनलिज्म का लोगों का टेस्ट किया जा रहा है, ये तो मुझे कई बार लगता है कि लॉयल्टी टेस्ट टाइप का कोई चीज़ है। माने
क्या है नेशनलिज्म? नेशनलिज्म कोई बुखार है क्या कि आप थर्मामीटर लगा करके चेक कर लेंगे कि 102 डिग्री है, नहीं 98 डिग्री है? ये मैं बार बार कह रहा हूं कि ये पूरा का पूरा अटेम्प्ट ही इसलिए है ताकि इस देश के लोगों के असली सवाल को गुमराह कर दिया जाए। नेशनलिज्म नेशनलिज्म होता है, और मैं नेशनलिज्म के संबंध में एक बात कह देता हूं। फॉर मी बीइंग नेशनलिस्ट, मुझे अगर कोई कहे कि आप नेशनलिस्ट हैं तो मैं उससे हाथ जोड़ करके कहूंगा कि मुझे पेट्रियाटिक बोलो, मुझे ये शब्द ज़्यादा पसंद है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो अंडरस्टैंडिंग है उससे मैं ये बात बोलता हूं। इस देश के संविधान का पहला आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट आर्टिकल क्या कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स। उसमें तो नहीं कहा गया कि इंडिया इज ए नेशन। ये जो कॉन्सेप्ट है भारत में नेशनलिज्म का और यूरोप में जो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है, इसमें भारी अंतर है। भारत के भीतर अलग अलग तरीके की नेशनैलिटीज हैं, और इसीलिए आप देखेंगे कि आसाम में लोगों का अलग झंडा होगा तो वो तिरंगा भी फहराएंगे और आसाम का भी अपना झंडा फहराएंगे। कर्नाटक में भी ऐसा होता है। हमारी जो है बोली भी अलग अलग होती है। राष्ट्रीय स्तर पर एक लैंग्वेज होगा और हमारे राज्य के स्तर पर एक अलग लैंग्वेज होगा। तो ये जो हमारी डाइवर्सिटी है, इस डाइवर्सिटी के चलते हम जो है कंट्रोल सी और कंट्रोल वी नहीं कर सकते हैं यूरोप के नेशनलिज्म के साथ। हमारा नेशनलिज्म जो है बिल्कुल अलग है, और यही जो हमारी डाइवर्सिटी है, हमारा जो नेशनलिज्म का डिस्कोर्स इतना डाइवर्स है, उसको श्रिंक करने के लिए, उसको छोटा करने के लिए और हमारे ऊपर वननेस थोपने के लिए इस तरीके का बाइनरी क्रिएट किया जा रहा है। 2014 के बाद जो परिस्थिति पैदा हुई है, जिसमें हर सवाल पे आपसे ये पूछा जाता है कि आप नेशनलिस्ट हैं कि नहीं हैं, ये दरअसल हमारे सवालों को गुमराह करने के लिए है। और जो सवाल ये पूछ रहे हैं उनसे पलट करके पूछिएगा कि राफेल डील में जो करप्शन हुआ है, ये नेशनलिस्ट करप्शन है या एंटी नेशनलिस्ट करप्शन है? Okay. मैं जो भी कह रहा हूं, कान खोल करके ये बात सुन लीजिए, मैं जो भी कह रहा हूं यही कहना ही लेफ्ट होना होता है। इस बात को आप समझिए। लेफ्ट होने का क्या मतलब है? लेफ्ट होने का यह मतलब नहीं है कि आप ताकत के सामने बिछ गए। आजकल लोग सत्ता के सामने खड़े नहीं हैं, पांव में लेट गए हैं। कहते हैं ना प्रधानमंत्री कि गांधी जी भी पूंजीपति के साथ खड़े हुए थे, लेकिन माननीय मोदी जी आप तो लेट गए हैं उनके सामने। और असली ताकत जिसके पास है उसका उदाहरण आप देखिए कि किस तरीके से तमाम चीजों में आपको असली ताकत नजर आएगी। देश की प्रधानमंत्री के पीठ के ऊपर एक कॉरपोरेट हाउस का हाथ है। ऐसा संभव था पहले? किसी को मजाल थी कि नेहरू के पीठ पे कोई हाथ रख देता, गांधी जी के पीठ पे कोई हाथ रख देता? ये कैसे हुआ है? ये इसलिए हुआ है कि हमने सत्ता से सवाल पूछना बंद कर दिया है। हम सत्ता से सवाल पूछेंगे, और यदि हमारे सवाल में दम होगा तो हमारी विचारधारा भी कमजोर नहीं होगी, क्योंकि सवाल पूछने का साहस और समझ विचारधारा से आती है। अगर आपको लगता है कि मेरे सवालों में दम है, तो वो हमारी विचारधारा की सीख है। इसीलिए मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूं कि ताकतवर के सामने झुकना नहीं चाहिए। ताकत में शामिल होकर के तो कोई भी अपना कैरियर बना लेगा। हम कैरियर बनाने के लिए नहीं आए हैं, देश बचाने के लिए आए हैं। और हमारे यहाँ के एक कवि हैं बेगूसराय के, उन्होंने लिखा है, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल ना हो काटा, उस पथ में बिखरे शूल ना हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। यानी और एक सवाल, जैसे कि एक बहुत बड़ा एक स्लोगन आप यूज करते हो, इसको बोलते हैं आज़ादी, जिसको आपने जेएनयू में काफी इससे सरसा भी हुए। तो आपको एक्चुअली आज़ादी किससे चाहिए? क्योंकि ये बहुत ही बड़ा ये है कि कल मैंने फेसबुक में देखा, मेरे को भी बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है कि आपने टुकड़े टुकड़े गैंग को बुला के अपने आप को टुकड़े टुकड़े गैंग पे शामिल हो गए। आपको किससे आज़ादी चाहिए? तो मैंने ये आज़ादी जो है आप एक बार बता दीजिए, किससे आज़ादी चाहिए आपको? देखिए, बोले एक सवाल पूछेंगे और दो मिक्स कर दिए हैं। ठीक है, एक तो है आज़ादी और दूसरा है टुकड़ा टुकड़ा।
आजादी के नारों के संबंध में एक बात मैं आपको बता देता हूं कि ये नारा मेरा नहीं है। इस देश के भीतर सबसे पहले जो एक कल्चरल मूवमेंट हुआ था, जिस मूवमेंट को लीड करते थे इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन के लोग, और जिसके मेंबर हुआ करते थे भूपेन हजारिका, यह मैं आपको बता देता हूं, और तमाम तरीके के लोग, बलराज साहनी, कैफी आजमी, वो सारे लोग उस जमाने के वो इप्टा के मेंबर हुआ करते थे। तो ये नारा दरअसल इप्टा का नारा है, और इप्टा जो है आजादी के दौर से ही ये नारा गा रहा है। जब देश 1947 में आजाद हो गया तो इस नारे का अर्थ जो है वो बदल गया। पहले आजादी चाहिए थी अंग्रेजों से, और जब देश आजाद हो गया तो जो देश के भीतर समस्याएं हैं उनसे आजादी चाहिए। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि देश से आजादी नहीं चाहिए, देश में आजादी चाहिए। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे समुदाय के लोग हैं जिनको अलग अलग तरह की समस्याओं से आजादी चाहिए। जैसे जब आप औरत की बात करेंगी तो औरत को स्वाभाविक रूप से पेट्रियार्की से आजादी चाहिए, पितृसत्ता से आजादी चाहिए, पुरुषवादी मानसिकता से आजादी चाहिए। जो नौजवान हैं उनको बेकारी से आजादी चाहिए, जो गरीब हैं उनको गरीबी से आजादी चाहिए। हमारे समाज की जो अलग अलग तरह की समस्याएं हैं उससे हम आजादी चाहते हैं। और एक उदाहरण और मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए कि ये स्कूल है, इस स्कूल को यदि रोज झाड़ू ना दिया जाए, समय समय पे यदि इसको पेंट ना कराया जाए, इसके बागों में बगीचों में यदि पानी ना डाला जाए तो स्कूल खूबसूरत रहेगा। आज़ादी हमको 1947 में मिल गई, लेकिन अगर हम गुलामी की मानसिकता को हरा करके रखना चाहते हैं, हमको हर वक्त आज़ादी की बात करते रहनी पड़ेगी, वरना आज़ादी हार जाएगी और गुलामी जीत जाएगा। ये बात हमको समझना चाहिए। आपके पिताजी ने आपको स्कूटी दे दिया, लेकिन उस स्कूटी में रोज तेल आप भरवाते हैं ना। इस देश के आज़ादी को यदि हम अक्षुण्ण रखना चाहते हैं तो हमको इस देश के भीतर जो बची हुई गुलामी है उसके खिलाफ आज़ादी के तराने को गाना होगा। लेकिन बहुत चालाकी से इन्होंने इसका अर्थ बदल दिया है, और ये अर्थ इसलिए बदला है कि इनको इन सवालों से डर लगता है। पहले कहा जाता था आज़ादी गैंग, अब मैं आपके दूसरे सवाल के जवाब पे आ रहा हूं। जब देखा कि आज़ादी बहुत अपीलिंग है, अब रैप वैप बन गया है, यूथ सब जो है उस पर डांस करता है डीजे पार्टी में, हर प्रोटेस्ट में लोग इसको गाने लगे, तो इन्होंने यहां भी गोल पोस्ट शिफ्ट कर दिया है। पहले आज़ादी गैंग कहते थे, आजकल टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं। कहते हैं ना, जिसकी जैसी मति उसको वैसी माया दिखती है। ये खुद जो है, ये खुद अंग्रेजों के टुकड़ों पे पले हैं, वहां भी टुकड़ा था। आजकल अंबानी और अदानी के टुकड़ों पे पल रहे हैं, यहां भी टुकड़ा है, इसलिए इनको टुकड़ा टुकड़ा दिखाई देता है। जो खुद टुकड़ों पे पलते हैं उनको दूसरे आदमी के सवाल टुकड़े टुकड़े गैंग के सवाल दिखाई देते हैं। और जहां तक रही बात टुकड़े टुकड़े करने की, हाँ हम करना चाहते हैं। इस देश में गरीबी का टुकड़ा टुकड़ा करना चाहते हैं, इस देश में बेकारी और भूखमरी का टुकड़ा टुकड़ा करना चाहते हैं, इस देश में जो पितृसत्ता है जिसको पेट्रियार्की कहते हैं हम उसको टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, इस देश के भीतर सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म और कास्टिज्म का टुकड़ा टुकड़ा करना चाहते हैं। अगर हमको करना ही होगा तो हम ये करेंगे, देश से नहीं देश में आजादी चाहिए। करंट इशू है सिटीजन बिल 2016, इसके सिटीजन अमेंडमेंट बिल एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक्चुअली मोर इंटरेस्टिंगली दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंशियल जो कैंडिडेट है डुप्लीकेट सर्टिफिकेट। आवाज आ रही है? हाँ। अच्छा, पहला सवाल जो आपने पूछा है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो मौजूदा इलेक्टेड प्रेसिडेंट है उसकी डिग्री में, इस संबंध में एक कहावत मुझे याद आ रही है कि पूत के लक्षण जो हैं वो पालने में ही दिखाई दे देते हैं। जब जिनके नेता का ही डिग्री असली नहीं हो तो जो वैसा बनना चाहता है उससे तो हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर का, लेकुना का सवाल है, इसको हमको समझना चाहिए कि आप स्क्रूटनी करते हैं। जब आप चुनाव लड़ते हैं तो यूनिवर्सिटी का काम है स्क्रूटनी करना। आखिर दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वो स्क्रूटनी क्यों नहीं कर पाई, तो ये बात भी आप समझ लीजिए। जब प्रधानमंत्री का डिग्री नहीं दे रही है तो इसका स्क्रूटनी कैसे करेगी? ये सब खेल है, सब गोलमाल है, इसको आप समझ लीजिए। और दूसरा जो आप सवाल पूछ रहे हैं सिटीजनशिप के बारे में, मैं ईमानदारी से स्वीकार कर लेता हूँ, ठीक है। टिपिकल नेता की तरह हर बात पे जो है झूठ बोलना जरूरी नहीं है। मुझे इस सवाल का जवाब बिल्कुल नहीं पता है, लेकिन इस सवाल से इतर मैं एक बात आपको कह देता हूँ।
आप इससे सहमत और असहमत हो सकते हैं। मेरी राय में, मैं उस सवाल का जवाब नहीं दे रहा हूं, मुझे मालूम ही नहीं है उसके बारे में, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं कि सिटीजन्स को लेकर के जब लीगल और इलीगल कुछ कहा जाता है ना, तो मुझे बड़ा अजीब लगता है।